भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। एक वक्त था जब ये विलुप्ति की कगार पर खड़ा था, पर आज कहानी कुछ और है। ये एक अविश्वसनीय सफर है और आज हम यही जानेंगे कि आखिर ये सब हुआ कैसे। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, कि आखिर ये हुआ कैसे? कैसे एक पूरा देश अपने सबसे शानदार शिकारी को बचाने के लिए एकजुट हो गया? चलिए इस पूरी कहानी की गहराई में चलते हैं। देखिए, ये नंबर 58, ये है भारत के कुल टाइगर रिजर्व्स की संख्या 2025 की शुरुआत तक। सोचिए कितना विशाल नेटवर्क है ये, जो सिर्फ और सिर्फ बाघों के संरक्षण के लिए काम कर रहा है। पर ये इतना बड़ा नेटवर्क बना क्यों? क्योंकि इसकी शुरुआत एक बहुत ही गहरे संकट के दौर में हुई थी। चलिए उस कहानी को समझते हैं। देखिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए ये टाइमलाइन बहुत जरूरी है। 1970 के दशक में हालात बहुत खराब हो गए थे। बाघों की आबादी तेजी से घट रही थी। इसी के जवाब में 1973 में लॉन्च हुआ ऐतिहासिक प्रोजेक्ट टाइगर, और फिर इस पूरे एफर्ट को और भी ज्यादा मजबूती देने के लिए 2005 में बना राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA। तो सवाल यह है कि इस संकट से निपटने की रणनीति क्या थी, मतलब क्या था वो ब्लूप्रिंट। आइए इस संरक्षण के पूरे खाके को समझते हैं। वो ब्लूप्रिंट था प्रोजेक्ट टाइगर। ये कोई छोटा मोटा कदम नहीं था, बल्कि पूरे देश का एक साथ मिलकर दिया गया जवाब था। और इसका लक्ष्य एकदम साफ था: बाघों को उनके प्राकृतिक घरों में सुरक्षित रखना और उनकी आबादी को वापस बढ़ाना। अब इस पूरे प्रोजेक्ट को चलाने के लिए एक गवर्निंग बॉडी भी तो चाहिए, है ना? वो है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण या NTCA। यही वो संस्था है जो सारे टाइगर रिजर्व्स को मैनेज करती है, उनकी सीमाएं तय करती है और ये पक्का करती है कि सब कुछ नियमों के हिसाब से ही हो। तो अब तक हम टाइगर रिजर्व की बात कर रहे हैं, पर यह असल में होता क्या है? देखिए, ये सिर्फ जंगल का कोई टुकड़ा नहीं है। ये एक खास तरह का संरक्षित इलाका है, जिसे एक बहुत ही सोची समझी रणनीति के साथ डिजाइन किया गया है। और वो रणनीति है ये, एक 2 लेयर वाली सुरक्षा। आप इसे एक किले की तरह समझ सकते हैं। सबसे अंदर बीच में होता है कोर जोन, जो पूरी तरह से सुरक्षित है। यहां कोई इंसानी दखलंदाजी नहीं होती, ये सिर्फ बाघों का इलाका है। और फिर इस कोर जोन के चारों तरफ होता है बफर जोन, जो एक सुरक्षा कवच, एक कुशन की तरह काम करता है। तो चलिए अब देखते हैं कि देश भर में बाघों का ये इलाका, ये नेटवर्क कहां-कहां तक फैला हुआ है। और इस पूरे विशाल नेटवर्क की शुरुआत हुई थी यहां से, उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। साल था 1973, जब इसे भारत का सबसे पहला टाइगर रिजर्व बनाया गया। और अगर हम आज की बात करें तो भारत का टाइगर हार्टलैंड है मध्य प्रदेश, जहां सबसे ज्यादा यानी 9 टाइगर रिजर्व्स हैं। इसके ठीक बाद महाराष्ट्र में 6 और राजस्थान में 5 रिजर्व हैं। और इन रिजर्व्स की एक और खास बात है, इनकी डाइवर्सिटी। मतलब ये कितने अलग अलग तरह के हैं। जैसे कि पश्चिम बंगाल का सुंदरबन टाइगर रिजर्व, ये दुनिया का इकलौता ऐसा टाइगर हैबिटेट है जो मैंग्रोव के जंगलों में है। कमाल है ना? चलिए अब जरा इन रिजर्व से जुड़े कुछ दिलचस्प आंकड़ों और रिकॉर्ड्स पर भी नजर डालते हैं। तो अगर हम कीर्तिमानों की बात करें तो देखिए, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है नागार्जुन सागर श्रीशैलम, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फैला है। वहीं सबसे छोटा है महाराष्ट्र का बोर। जैसा कि हमने देखा, पहला था जिम कॉर्बेट और सबसे नया 58वां है मध्य प्रदेश का माधव। और जैसा मैंने कहा, यह नेटवर्क रुका हुआ नहीं है, ये लगातार बढ़ रहा है। ये हैं हमारे 4 सबसे नए सदस्य: राजस्थान का धौलपुर करौली, छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास तमौर पिंगला और मध्य प्रदेश से रातापानी और माधव। इन सब ने मिलकर इस संरक्षण की विरासत को और भी मजबूत किया है। तो ठीक है, इतना कुछ किया गया, एक विशाल राष्ट्रव्यापी प्रयास जो दशकों तक चला। पर इसका नतीजा क्या निकला? क्या ये सब काम आया? इसका जवाब है हां। ये कहानी एक शानदार, एक दहाड़ती हुई सफलता की है। आइए देखते हैं कि भारत के इस संरक्षण प्रोजेक्ट का नतीजा आखिर रहा क्या। नतीजा ये है कि आज इस वक्त दुनिया के ज्यादातर जंगली बाघ भारत में रहते हैं। सोचिए, इस एक लाइन का वजन कितना ज्यादा है। ये भारत को बाघ संरक्षण में एक ग्लोबल लीडर बनाता है। और याद रखिए, प्रोजेक्ट टाइगर सिर्फ बाघों को बचाने के लिए नहीं था। इसका मिशन स्टेटमेंट कहता है कि उद्देश्य बाघों की आबादी बढ़ाना तो है ही,
साथ ही जैव विविधता का संरक्षण करना और प्रकृति का संतुलन बनाए रखना भी है। और हम कह सकते हैं कि इस मिशन ने अपने इन लक्ष्यों को बखूबी हासिल किया है। भारत की ये कहानी एक उम्मीद देती है। ये दिखाती है कि अगर ठान लिया जाए तो संरक्षण संभव है। लेकिन ये अपने पीछे एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाती है कि किसी भी शिकारी को बचाने के लिए और उसके साथ शांति से रहने के लिए आखिर क्या-क्या करना पड़ता है।